हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर निशा बंसल, सहायक आचार्य EAFM स्वागत करती हूँ ज्ञानदूत 2 प्रोग्राम में। आयुक्तालय द्वारा स्टार्ट किए गए इस प्रोग्राम में विद्यार्थियों में विषय परक ज्ञानवर्धन, अकादमिक समस्या समाधान और समय के रचनात्मक सदुपयोग के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम को लागू किया गया है। इसी कार्यक्रम में आज की कक्षा के अंतर्गत आज हम बात करेंगे आर्थिक और वित्तीय प्रशासन विषय के अंतर्गत मौद्रिक नीति के बारे में। मौद्रिक नीति पार्ट 2, मौद्रिक नीति पार्ट 2 के अंतर्गत आज हम बात करेंगे टॉपिक में। आज का हमारा टॉपिक है मौद्रिक नीति के अंतर्गत साख सुविधा विस्तार के उपकरण, मौद्रिक नीति के उद्देश्य और मौद्रिक नीति की सीमाएं। तो इन सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए आज के वीडियो में हम बात करते हैं स्टार्टिंग से मौद्रिक नीति के अंतर्गत साख सुविधा विस्तार के उपकरण। देश की जो मौद्रिक नीति है उसका सफल संचालन करने के लिए, मौद्रिक नीति को लागू करने के लिए, क्रियान्वयन करने के लिए जो टूल्स अपनाए जाते हैं, उपकरण अपनाए जाते हैं, उसमें उपकरण आता है साख सुविधा विस्तार। जब तक साख सुविधाओं का विस्तार नहीं होगा, मौद्रिक नीति का सफल संचालन नहीं किया जा सकता। इसके लिए देश के केंद्रीय बैंक द्वारा कौन कौन से टूल्स अपनाए जाते हैं, कौन कौन से उपकरण काम में लिए जाते हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं। तो इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है सर्वप्रथम वित्तीय संस्थाओं की स्थापना, संचालन एवं विस्तार, बैंकिंग शाखाओं का विस्तार, चलन मुद्रा का विस्तार, बिल बाजार का विकास, सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश, प्राथमिक क्षेत्रों को ऋण सुविधाएं, गरीबी निवारण कार्यक्रमों के लिए अधिकाधिक ऋण सुविधाएं प्रदान करना, चयनित पुनर्वित्त एवं पुनर्कटौती की सुविधा प्रदान करना आदि टूल्स इसमें काम में लिए जाते हैं, जिसके अंतर्गत हम प्रत्येक उपकरण का विस्तार से वर्णन करते हैं। प्रत्येक उपकरण किस प्रकार से कार्य करता है इस बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं वित्तीय संस्थाओं की स्थापना, संचालन एवं विस्तार। इसमें देखिए आप, मौद्रिक नीति की सफलता मुख्य रूप से संगठित बैंकिंग व्यवस्था पर निर्भर है। अतः मौद्रिक नीति के उपकरणों में औद्योगिक बैंकों, दीर्घकालीन वित्तीय संस्थाओं एवं निगमों की स्थापना महत्वपूर्ण है। भारत में औद्योगिक वित्त निगम, औद्योगिक वित्त एवं निवेश निगम, औद्योगिक विकास बैंक, लघु उद्योग विकास बैंक, नाबार्ड, UTI आदि कई निगमों की स्थापना की गई है। देखिए, किसी भी देश में मौद्रिक नीति की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि उस देश में विभिन्न वित्तीय संस्थाओं की स्थापना की जाए, ताकि अर्थव्यवस्था को वित्तीय संस्थाओं द्वारा पर्याप्त मात्रा में विकास कार्य के लिए वित्त प्राप्त हो सके। वित्त के बिना कोई भी अर्थव्यवस्था अपने विकास के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकती, और जब तक विकास के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकती तब तक वो उसकी मौद्रिक नीति सफल नहीं होगी। इसीलिए अपना पर्याप्त विकास करने के लिए वित्त आवश्यक है, और वित्त की पूर्ति के लिए विभिन्न संस्थाओं की स्थापना किया जाना आवश्यक है। इसी क्रम में हमारे देश में भी औद्योगिक वित्त निगम, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन IFC, औद्योगिक वित्त और निवेश निगम ICICI, औद्योगिक डेवलप IDBI, सिडबी, नाबार्ड, UTI आदि कई निगमों की स्थापना की गई है। इनमें देखिए, ये जो कुछ है पोर्शन, इनमें निगम वगैरह या कुछ संस्थाएं हैं, ये आपके लिए कहाँ इम्पोर्टेंट है, जो आपका प्रतियोगी परीक्षाएं होती है इनके अंतर्गत ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है कि इनकी जो स्थापना है वो कौन से वर्ष में हुई, किस कार्य के लिए हुई, ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार डिटेल में बताना चाहूँगी कि लघु उद्योग विकास बैंक, जिसका स्मॉल नाम है सिडबी, इसका मुख्य कार्य है लघु उद्योगों के लिए वित्त की व्यवस्था करना। इसका मुख्यालय लखनऊ में है और 1990 में लघु उद्योगों को वित्त उपलब्ध करवाने के लिए इसकी स्थापना की गई है। नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नाम से इसका पूरा नाम है।
नाबार्ड की स्थापना 1982 में आरबीआई द्वारा कृषि क्षेत्र में ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए की गई है। यूटीआई की स्थापना यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1964 में छोटी छोटी बचतों को एकत्रित कर उन्हें बड़े आकार में निवेश करने के लिए सरकार द्वारा की गई थी। तो इस प्रकार से ये कुछ निगम हैं जिनके लिए आपको जो आपके काम आ सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बैंकिंग शाखाओं का विस्तार। देखिए, मौद्रिक नीति देश की तभी सफल होगी जब बैंकिंग शाखाओं का पर्याप्त मात्रा में विकास होगा। उन क्षेत्रों में भी विकास आवश्यक है जहां पर पिछड़े क्षेत्र हैं या जो शहरी क्षेत्रों से बहुत दूर है, पिछड़े इलाकों में है, वहां पर भी बैंकिंग शाखाओं का विस्तार होना आवश्यक है। जब तक संपूर्ण अर्थव्यवस्था बैंकिंग क्षेत्र में कवर नहीं होती, तब तक या संपूर्ण अर्थव्यवस्था में बैंकिंग क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता, तब तक हम मौद्रिक नीति की सफलता को संदिग्ध ही मान सकते हैं। पूर्ण रूप से सफल होने में उसको संदिग्ध रहती है। देखिए आप इसमें बैंकिंग शाखाओं का विस्तार। मौद्रिक नीति के अंतर्गत साख सुविधाओं के विस्तार के लिए बैंकों की शाखाओं का विस्तार एक महत्वपूर्ण उपकरण है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद से देश में बैंकिंग शाखाओं के विस्तार में तीव्रता आई है। देखिए, हमारे देश में लगातार सरकार इस और अग्रसर है कि विभिन्न क्षेत्रों में, पिछड़े क्षेत्रों में भी बैंकिंग शाखाओं का विस्तार तीव्र गति से किया जाए। यहाँ पर भी आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं के लक्ष्य से, दृष्टि से। देखिए, बैंकों के राष्ट्रीयकरण की जहाँ तक बात करें तो राष्ट्रीयकरण का यहाँ पर तात्पर्य है कि बैंकों का आधिपत्य, स्वामित्व सरकार के अधीन ले लेना, निजी बैंक को सरकारी स्वामित्व में ले लेना, ये राष्ट्रीयकरण कहलाएगा। इसके अंतर्गत देश में 2 बार मुख्य रूप से राष्ट्रीयकरण अपनाया गया है सरकार द्वारा। 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इस प्रकार देश में कुल राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या थी 20, उनमें से एक बैंक को इंडियन बैंक को मर्ज कर दिया गया था। तो इस प्रकार से कुल बैंक रह गए थे राष्ट्रीयकृत बैंक 19। तो ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है एक। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, तो बैंकिंग शाखाओं के विस्तार पे हम मौद्रिक नीति के बारे में बात कर रहे थे। किसी भी देश में मौद्रिक नीति के अंतर्गत साख सुविधाओं के विस्तार में बैंकिंग शाखाओं का विस्तार करना आवश्यक है। बैंकिंग शाखाओं के विस्तार के माध्यम से, बैंकों के विस्तार से देश में मुद्रा और साख का विस्तार किया जा सकता है। बैंक साख निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, इसीलिए शाखाओं का विस्तार आवश्यक है। नेक्स्ट देखिए, चलन मुद्रा का विस्तार। इसमें आप देखिए, बड़े उत्पादन के विनिमय की सुविधा के लिए चलन मुद्रा का विस्तार भी मौद्रिक नीति का महत्वपूर्ण उपकरण है। भारत में आर्थिक विकास के दौरान चलन मुद्रा में तेजी से वृद्धि की जाती रही है। देखिए, जब तक चलन मुद्रा का विस्तार नहीं होता, देश में मुद्रा की मात्रा में कुछ वृद्धि नहीं होती, चलन में वृद्धि नहीं होती मुद्रा की, तब तक किसी भी उत्पादन का ना तो अच्छे से विनिमय किया जा सकता है, ना ही देश में विक्रय को अच्छे से विक्रय किया जा सकता है, उसका विक्रय का पेमेंट नहीं किया जा सकता, भुगतान नहीं किया जा सकता। इसलिए चलन मुद्रा का विस्तार करना आवश्यक है। तो मौद्रिक नीति की सफलता के लिए देश में समय समय पर चलन मुद्रा में तेजी से वृद्धि की जाती रही है। नेक्स्ट देखते हैं, बिल बाजार का विकास। देखिए, मौद्रिक नीति के उपकरण के रूप में बिल बाजार का विकास भी साख सुविधाओं में वृद्धि करता है। देखिए, बिल बाजार के अंतर्गत जो प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय विपत्र आदि, चेक, हुंडी, बिल्स आदि को सम्मिलित किया जाता है। यहाँ पर देखिए, जब बिल बाजार का विकास होता है देश में, तो साख निर्माण बढ़ता है, साख सुविधाओं में वृद्धि होती है। आसानी से व्यक्ति साख लेकर अपना कार्य कर सकता है या आसानी से साख देने के लिए तैयार हो जाता है बिलों के माध्यम से। तो यहाँ पर बिल बाजार को विकसित करके भी मौद्रिक नीति में के अंतर्गत साख की मात्रा में वृद्धि की जा सकती है, साख का विस्तार किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्राथमिक क्षेत्रों को ऋण सुविधाएं। इस प्राथमिक क्षेत्र जो हमारे देश में कृषि से संबंधित क्षेत्र है, लघु उद्योग आदि जिसमें सम्मिलित किए जाते हैं,
ये सारे प्राथमिक क्षेत्र हैं। कृषि, मछली पालन, पशुपालन, लघु उद्योग या कॉटेज इंडस्ट्रीज जो हैं हमारी, कुटीर उद्योग, ये सारे प्राइमरी सेक्टर में सम्मिलित किए जाते हैं। तो देश में विकास के लिए ये आवश्यक है कि कृषि और लघु उद्योगों को प्राथमिकता के आधार पर ऋण दिए जाएं, उनके लिए वित्त की व्यवस्था की जाए। तो मौद्रिक नीति में साख विस्तार के लिए अंतर्गत ये उपाय अपनाए जाते हैं, ये उपकरण अपनाए जाते हैं कि उनको प्राथमिकता के आधार पर ऋण सुविधाएं प्रदान की जाए। यहाँ पर देखिए आप, कृषि एवं लघु उद्योगों तथा अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को अधिकाधिक ऋण सुविधाएं देना मौद्रिक नीति की सफलता के लिए आवश्यक है। गत वर्षों में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में साख का तीव्र विस्तार हुआ है। तो देश में ये कोशिश की जा रही है, लगातार ये प्रयत्न किए गए हैं कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में तीव्र गति से साख का विस्तार हो, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर साख प्रदान की जाए। नेक्स्ट देखिए, गरीबी निवारण कार्यक्रमों के लिए अधिकाधिक ऋण सुविधाएं प्रदान करना मौद्रिक नीति का एक महत्वपूर्ण अंग रहा है। देश में जो गरीबी निवारण कार्यक्रम अपनाए गए हैं उनमें अधिकाधिक साख सुविधाएं प्रदान करना, ऋण सुविधाएं प्रदान करना, ये भी मौद्रिक नीति का एक महत्वपूर्ण अंग रहा है, ताकि देश में आर्थिक स्थिरता में योगदान मिले, आर्थिक स्थायित्व के साथ देश में विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। भारत में गरीबी निवारण तथा रोजगार वृद्धि के कई कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें IRDP था, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, नेहरू रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना आदि महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से देश में गरीबी निवारण के लिए जो विभिन्न कार्यक्रम संचालित किए गए हैं उनके लिए साख की व्यवस्था करना, ऋण सुविधाएं उन्हें प्रदान करना इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, चयनित पुनर्वित्त एवं पुनर्कटौती सुविधा। इन सबका संबंध उन मौद्रिक उपायों से है जो चुने हुए आर्थिक क्षेत्रों को पुनर्वित्त एवं पुनर्कटौती की व्यवस्था करते हैं। भारत में योजनाबद्ध विकास के दौरान इन उपायों को प्रोत्साहन दिया गया है। देखिए, चयनित पुनर्वित्त के अंतर्गत जो चयनित क्षेत्र हैं अर्थव्यवस्था के, उनके लिए पुनर्वित्त की, पुनर्कटौती की व्यवस्था की जाती है। तो इस प्रकार से अर्थव्यवस्था के जो संपूर्ण क्षेत्र हैं वो इसमें कवर कर लिए जाते हैं। उनको प्राथमिकता के आधार पर, आवश्यकता के आधार पर वित्तीय सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध करवाई जाती है। तो ये सारे हमने देखे मौद्रिक नीति के साख विस्तार के उपकरण। नेक्स्ट हम बात करते हैं मौद्रिक नीति के उद्देश्यों के बारे में। किसी भी देश में मौद्रिक नीति के जो उद्देश्य हैं वो क्या हो सकते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं कि विकासशील देशों के उद्देश्य अलग होते हैं, जबकि विकसित अर्थव्यवस्थाओं के उद्देश्य अलग होते हैं। क्योंकि विकसित अर्थव्यवस्थाओं में संपूर्ण जनसंख्या को रोजगार प्राप्त हो चुका है, अर्थव्यवस्था में तेजी मंदी के दौर कम हो चुके हैं, उतार चढ़ाव की स्थितियां कमज़ोर हो चुकी है, तो वहाँ पर उनकी प्राथमिकताएं चेंज हो जाती है, उद्देश्य चेंज हो जाते हैं। जबकि भारत जैसे विकासशील देश में, जहाँ पर अभी भी विकास की बहुत सी संभावनाएं विद्यमान हैं, इनमें देश में मौद्रिक नीति के कुछ उद्देश्य चेंज हो जाते हैं, जिनमें हम पढ़ते हैं सबसे पहले तीव्र आर्थिक विकास। मौद्रिक नीति का सबसे जो मुख्य उद्देश्य है विकासशील देशों में, उसमें प्रथम आता है तीव्र आर्थिक विकास, यानी कि तीव्र गति से विकास करना। और विकास के लिए ये आवश्यक है कि देश में पर्याप्त मात्रा में मुद्रा उपलब्ध हो। जब तक वित्त नहीं है, मुद्रा नहीं है, मुद्रा की पूर्ति नहीं है, तब तक देश में आर्थिक विकास नहीं हो सकता। तो यहाँ पर मौद्रिक नीति के माध्यम से केंद्रीय बैंक द्वारा ये व्यवस्था की जाती है कि देश में ज़्यादा से ज़्यादा मुद्रा उपलब्ध करवाई जाए, ज़्यादा से ज़्यादा मुद्रा की व्यवस्था हो, ताकि उन वित्तीय साधनों का उपयोग हम अपने अन्य संसाधनों के यूटिलाइजेशन में कर सकें, उपयोग में कर सकें। और जब अन्य संसाधनों का पूर्ण अच्छे से उपयोग होगा, अधिकतम उपयोग होगा, तो देश में तीव्र आर्थिक विकास होगा, आर्थिक विकास हमारा बढ़ेगा। तो इस प्रकार से ये मौद्रिक नीति का एक मुख्य उद्देश्य
रहता है विकासशील देशों में। नेक्स्ट देखिए, कीमतों में स्थायित्व। विकासशील देशों की एक सबसे बड़ी समस्या है कि कीमतों में लगातार उच्चावचन बने रहते हैं, कीमतों में कमी वृद्धि की स्थितियां बनी रहती है। तो कीमतों को इस प्रकार से बनाए रखना कि बहुत ज़्यादा उसमें फ्लक्चुएशंस नहीं हो, उतार चढ़ाव नहीं हो, ये मौद्रिक नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य रहता है विकासशील देशों में, कि कीमतें लगातार स्थायी बनी रहे। नेक्स्ट देखिए, विनिमय दरों में स्थायित्व। जो एक्सचेंज रेट्स हैं उनको स्टेबल रखना भी मौद्रिक नीति का एक मुख्य उद्देश्य रहता है। जब विनिमय दरें स्थायी रहेंगी तो देश की मुद्रा में विदेशी निवेशकर्ताओं का विश्वास बना रहेगा, विदेशी पूंजी हमारे देश में निवेश की जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी लोग हमारे तरफ आकर्षित होंगे, मुद्रा की हमारे देश की मुद्रा की साख अच्छी होगी, उसकी रेपुटेशन बढ़ेगी। तो इस प्रकार से विनिमय दरों में स्थायित्व बनाए रखना भी मौद्रिक नीति का एक मुख्य उद्देश्य विकासशील देशों में रहता है। नेक्स्ट देखिए, उत्पादन साधनों को पूर्ण रोजगार। उत्पादन के जो साधन हैं, भूमि, पूंजी, श्रम संगठन, साहस आदि सभी को पूर्ण रोजगार प्रदान करना, अर्थव्यवस्था से बेरोजगारी को कम करना या समाप्त करना मौद्रिक नीति का एक मुख्य उद्देश्य माना जाता है। मौद्रिक नीति के माध्यम से ज़्यादा उद्योग धंधों की स्थापना करने का प्रयत्न किया जाता है, उन्हें वित्त प्रदान किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जा सके। जब प्रोडक्शन में वृद्धि होगी, उत्पादन की उद्योगों की स्थापना होगी, तो उसका इफेक्ट होगा कि जब उद्योगों की स्थापना होगी, उत्पादन कार्य के लिए उन्हें श्रम शक्ति चाहिए होगी, मानव शक्ति चाहिए होगी, जिसका इफेक्ट होगा लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार जनरेट होगा हमारे देश में, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ेगा। तो उत्पादन के साधनों को पूर्ण रोजगार प्रदान करना भी मौद्रिक नीति का एक मुख्य उद्देश्य रहता है। नेक्स्ट देखिए, आर्थिक स्थायित्व। आर्थिक स्थायित्व से तात्पर्य है कि इनकम स्टेबिलिटी देश में होना आवश्यक है, प्रति व्यक्ति के लिए होना आवश्यक है। जब आय स्थायी बनी रहेगी, आर्थिक स्थायित्व बना रहेगा, देश में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होंगे, तेजी मंदी के दौर नहीं होंगे, व्यवसाय में स्थायित्व बना रहेगा, तो देश आर्थिक स्थायित्व को प्राप्त करेगा। जब तेजी मंदी के दौर रहते हैं, देश में लगातार कीमतों में उतार चढ़ाव बना रहता है, तो ऐसी सिचुएशन में सट्टेबाजी की क्रियाओं को प्रोत्साहन मिलता है, विदेशी पूंजी देश में आकर्षित नहीं होती और उद्योग धंधे अच्छे से कार्य नहीं कर पाते। यही सब कारण है जिससे देश में विकास नहीं हो पाता, पर्याप्त रूप से जो लक्ष्य हमें प्राप्त करने हैं वो प्राप्त नहीं हो पाते। तो यहाँ पर मौद्रिक नीति का एक मुख्य उद्देश्य रहता है कि देश में ये जो तेजी मंदी के दौर हैं उद्योगों के अंतर्गत या अर्थव्यवस्था में, इनको कम करना, इनको समाप्त करना, ताकि आर्थिक स्थायित्व के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। नेक्स्ट देखिए, आय में स्थायित्व, यानी कि जो इनकम है उसमें स्टेबिलिटी बनी रहे। जब देश की नेशनल इनकम स्टेबल रहेगी, उसमें लगातार स्थिर गति से वृद्धि होगी, तो देश का संपूर्ण विकास होगा। तो यहाँ पर साथ ही प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। तो इस प्रकार से देश में आय में स्थायित्व बनाए रखना भी मौद्रिक नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य रहता है। नेक्स्ट देखिए, उपेक्षित क्षेत्रों में साख सुविधाओं का विस्तार। मौद्रिक नीति का एक मुख्य उद्देश्य है विकासशील देशों में जो पिछड़े क्षेत्र हैं, उपेक्षित क्षेत्र हैं, उनमें भी साख सुविधाओं का पर्याप्त मात्रा में विस्तार किया जाए। हमने अभी बात की थी यहीं पर कि जो बैंकिंग क्षेत्र है, बैंकिंग शाखाएं हैं, उनकी स्थापना पिछड़े क्षेत्रों में की जाए, पिछड़े क्षेत्रों में करने का प्रयत्न किया जा रहा है लगातार। तो जब बैंकिंग शाखाएं स्थापित होगी तो उन पिछड़े क्षेत्रों को वित्तीय सुविधाएं प्राप्त होगी और धीरे धीरे उन क्षेत्रों का भी विकास होना प्रारंभ हो जाएगा और वो क्षेत्र जो पिछड़े हुए हैं वो भी अन्य विकसित क्षेत्रों के बराबर आने का प्रयत्न करेंगे, उनके बराबर आने के लिए अपने आप को अग्रसित करेंगे। तो यहाँ पर मौद्रिक नीति का एक मुख्य उद्देश्य यह रहता है विकासशील देशों में कि जो पिछड़े क्षेत्र हैं, उपेक्षित क्षेत्र हैं, जहाँ अभी भी विकास कार्य संपन्न नहीं हुआ है, ऐसे क्षेत्रों में भी वित्तीय संस्थाओं की स्थापना की जाए, बैंक शाखाओं का विस्तार किया जाए, किसी भी प्रकार से उनमें साख सुविधाओं का विस्तार करके उन क्षेत्रों को भी विकसित क्षेत्रों के हिसाब बराबर लाने का प्रयत्न करना मौद्रिक नीति का एक मुख्य उद्देश्य रहता है। नेक्स्ट देखिए,
गरीबी उन्मूलन में सहायता। विकासशील देशों की एक सबसे बड़ी जो समस्या आती है सामने, वो आती है बेरोजगारी और गरीबी की। और मौद्रिक नीति का एक मुख्य उद्देश्य रहता है कि इस गरीबी को किस प्रकार से समाप्त किया जाए, कम किया जाए। इसीलिए मौद्रिक नीति के माध्यम से ये इस प्रकार के जो कार्यक्रम अपनाए जाते हैं, इस प्रकार के कार्य किए जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले लोगों को और गरीबी समाप्त हो जाए। जैसे मैंने अभी बताया आपको, मौद्रिक नीति के माध्यम से देश का केंद्रीय बैंक ये व्यवस्था करता है कि जो पिछड़े क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में वित्तीय सुविधाओं का विस्तार हो। जब उन क्षेत्रों में वित्तीय सुविधाओं का विस्तार होगा, उन क्षेत्रों में उद्योगों का विकास होगा, और जब उद्योग धंधे उस क्षेत्रों में लगेंगे तो वहाँ पर विभिन्न प्रकार की गरीबी और बेरोजगारी की समस्याओं का निवारण हो जाएगा। तो इस प्रकार से गरीबी उन्मूलन के लिए विभिन्न कार्यक्रम अपनाना, उन कार्यक्रमों के लिए वित्त प्रदान करना और उद्योग धंधों की स्थापना के माध्यम से वित्तीय सुविधाएं प्रदान करके गरीबी हटाना, बेरोजगारी को कम करना मौद्रिक नीति का एक मुख्य उद्देश्य रहता है। नेक्स्ट देखिए, बचत एवं निवेश में वृद्धि। जो देश में सेविंग और इन्वेस्टमेंट है उनमें वृद्धि करना मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य रहता है। देखिए, विकासशील देशों के सामने एक सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पर लोगों का जो आय स्तर है, इनकम का जो स्तर है वो कम रहता है, और इनकम जितनी भी है उसमें से सेविंग नहीं करते लोग। उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, या तो अज्ञानतावश या बहुत बार उनको लगता है कि हम कहाँ पर इन्वेस्ट करें, जानकारी के अभाव में वो इन्वेस्ट नहीं कर पाते। तो यहाँ पर मौद्रिक नीति के माध्यम से ये प्रयास किए जाते हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बचत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, और साथ ही न सिर्फ बचत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए बल्कि उन बचतों को उत्पादक कार्यों में लगाने के लिए, उत्पादक कार्यों में विनियोग करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाए। विकासशील देशों में जो जनसंख्या है उनका एक सबसे बड़ी उनके सामने जो समस्या आती है वो ये है कि इनके द्वारा जो बचतें की जाती है, जनरली सामान्य रूप से इन बचतों को कहाँ लगा दिया जाता है? अनुत्पादक कार्यों में। अनुत्पादक कार्य कैसे हो गए? जैसे कि किसी प्रकार की ज्वेलरी खरीद ली उन्होंने, या भूमि में निवेश कर दिया, मकान लेके रख दिया इन्होंने, या किसी प्रकार के समारोह में खर्च कर दिया पैसा, तो ये अनप्रोडक्टिव सेविंग हो जाती है। तो यहाँ पर, या अनप्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट हो जाता है, सॉरी। तो यहाँ पर यदि इसी इन्वेस्टमेंट को प्रोडक्टिव कार्य में लगा दिया जाए, उद्योगों के विकास में लगा दिया जाए, तो देश में उद्योगों का तीव्र गति से विकास होगा, बचत करने वालों को इनकम मिलेगी, और साथ ही साथ इस निवेश से देश में रोजगार बढ़ेगा, लोगों की आय में और ज़्यादा वृद्धि होगी। तो देश में बचत और निवेश में वृद्धि करना मौद्रिक नीति का एक मुख्य उद्देश्य रहता है। तो ये हमने मौद्रिक नीति के उद्देश्यों के बारे में पढ़ा यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखते हैं मौद्रिक नीति की क्या सीमाएं हैं जहाँ पर मौद्रिक नीति पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर पाती। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं संगठित मुद्रा बाजार का अभाव। देखिए, यहाँ पर मैं बात करती हूँ, मुद्रा बाजार को दो भागों में विभाजित किया गया है, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। यहाँ पर संगठित क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें आरबीआई का कंट्रोल है, वो आरबीआई के नियंत्रण में कार्य करते हैं, आरबीआई के रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, वो संगठित क्षेत्र कहलाता है। और असंगठित क्षेत्र जिस पर आरबीआई का कोई नियंत्रण नहीं है, वो अपने ही नियम नीतियाँ चलाते हैं, अपने रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग कार्य करते हैं। तो जितने भी हमारे देश में ये सेठ, साहूकार, महाजन हैं, ये सब असंगठित बाजार के पार्ट्स हैं, अंग हैं। और जितने भी ये जो वाणिज्यिक बैंक हो गए, या एलआईसी, जीआईसी, यूटीआई, अन्य जो विकास बैंक हैं या अन्य जो संस्थाएं हैं, वो सारे संगठित भाग का अंग हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है, हमारे देश की मौद्रिक नीति इसलिए सफल नहीं हो पाती क्योंकि देश में संगठित मुद्रा बाजार का अभी भी अभाव है। हमारे देश की जनसंख्या को देखते हुए, मौद्रिक आवश्यकताओं को देखते हुए आज भी देश में संगठित बाजार बहुत कम है, उसका एरिया बहुत कम है। तो संगठित मुद्रा बाजार का अभाव भी देश में मौद्रिक नीति की सफलता को संदिग्ध बना देता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम मौद्रिक नीति के अंतर्गत, संगठित मुद्रा बाजार तथा असंगठित मुद्रा बाजार में
परस्पर सहयोग का अभाव। तो हमारे देश में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, ये जो दोनों सेक्टर मैंने अभी बताया, आपसे बात की इन सेक्टर्स के बारे में, इन दोनों में परस्पर सहयोग का अभाव है। इनके किसी भी कार्य में समानता नहीं है, इनकी नीतियों में समानता नहीं है, इनके कार्यों में कोई भी समानता नहीं है, सब अलग अलग तरीके से कार्य कर रहे हैं। चूँकि संगठित बाजार तो RBI के कंट्रोल से कार्य कर रहा है तो वो उस दिशा में कार्य करने लगता है, लेकिन असंगठित भाग स्वतंत्र है तो उस पर इन नीतियों का कोई प्रभाव नहीं होता, और वहीं पर मौद्रिक नीति हमारी असफलता की ओर चली जाती है। जब RBI चाहता है कि देश में ब्याज दरें कम हो, वो चाहता है कि ब्याज दरें कम हो के मौद्रिक विस्तार हो, देश में मुद्रा और साख का विस्तार हो, वहीं पर असंगठित मुद्रा बाजार यदि अपनी ब्याज दरें नहीं घटाता तो ऐसी परिस्थितियों में मौद्रिक नीति की जो सफलता है वो संदिग्ध हो जाती है। इसलिए दोनों में ये जो सहयोग का अभाव है ये भी मौद्रिक नीति की सफलता को संदिग्ध बना देता है। नेक्स्ट देखिए, विकसित बिल बाजार का अभाव। हमने अभी बात की थी, जब तक देश में बिल बाजार विकसित नहीं है साख की मात्रा का विस्तार नहीं होगा, और जब तक साख की मात्रा का विस्तार नहीं होता है देश में, तब तक वित्तीय आवश्यकताएं हमारी पूरी नहीं होती, और वित्तीय आवश्यकताओं के अभाव में, वित्त के अभाव में देश के आर्थिक विकास के लक्ष्य को हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो देश में चूंकि हमारे पास अभी भी विकसित बिल बाजार नहीं है, बिल बाजार का विकास नहीं हो पाया है, इसीलिए मौद्रिक नीति की सफलता संदिग्ध हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, बट्टा ग्रहों एवं स्वीकृति ग्रहों की धीमी प्रगति। आज भी देश में बट्टा ग्रह और स्वीकृति ग्रह पूर्ण रूप से विकास नहीं कर पाए हैं, अभी इनकी प्रगति नहीं हुई है, इनकी प्रगति अभी भी बहुत ही धीमी गति पर है। जिस प्रकार से हमें इनकी गति चाहिए वो गति हम अभी भी प्राप्त नहीं कर पाए हैं। इसीलिए देश में साख सुविधाओं का विस्तार नहीं हो पाया है, मौद्रिक नीति को हम सफलता से लागू नहीं कर पाए हैं। नेक्स्ट देखिए, बैंकिंग सेवाओं का असंतुलित एवं अपर्याप्त विकास। मौद्रिक नीति तभी सफल होती है जब देश में बैंकिंग हैबिट्स डेवलप हो जाए, लोगों में बैंकिंग आदत विकसित हो जाए, जो कार्य किए जा रहे हैं वो नगद मुद्रा की जगह पर बैंकों के आधार पर किए जाएं, तब साख निर्माण बढ़ता है। लेकिन आज भी हमारे देश में दो समस्याएं मुख्य रूप से देखने में आती है। पहली समस्या, चूँकि बहुत से क्षेत्र अभी भी बैंकिंग सेवाओं से अछूते हैं, बहुत से क्षेत्रों में अभी भी बैंक की शाखाओं का विस्तार नहीं हो पाया है। ग्रामीण क्षेत्रों की यदि मैं बात करूं तो ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी जनसंख्या, जब उन्हें किसी प्रकार का पेमेंट करना होता है, चालान बनवाना होता है, बहुत दूर जाकर उन्हें, बहुत दूर के नगरों में जाकर उन्हें अपने कार्यों को संपादित करना पड़ता है। तो बैंकिंग सेवाओं का आज भी पर्याप्त मात्रा में विकास नहीं हुआ है। दूसरा, हमारे देश की जनसंख्या, आज भी बहुत सी जनसंख्या ऐसी है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करना नहीं जानते। उन्हें ये नहीं पता कि ATM का उपयोग कैसे किया जाएगा, या ऑनलाइन जो ऐप्स हैं उनका उपयोग कैसे किया जाए। तो इस प्रकार से यदि सरकार कोशिश भी करे या ज़्यादा से ज़्यादा बैंकों की स्थापना भी कर दी जाए, तो अशिक्षा के कारण या अज्ञानता के कारण आज भी उन सेवाओं का उपयोग नहीं कर पाती है जनसंख्या। चूँकि बैंक ऑनलाइन फ्रॉड ज़्यादा होते हैं या इन क्षेत्रों में वित्तीय फ्रॉड से जनसंख्या डर रही है, उस वजह से भी वो बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करने से डरती है। तो बैंकिंग सेवाओं का जब तक संतुलित विकास नहीं होगा, लोग बैंकिंग सेवाओं को नहीं अपनाएंगे, तब तक हम मौद्रिक नीति की सफलता की बात नहीं कर सकते, नहीं सोच सकते। तो इसीलिए देश में ये आवश्यक है कि न केवल बैंकिंग सेवाओं का संतुलित विकास हो, बल्कि बैंकिंग सेवाओं के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए, उन्हें आश्वस्त किया जाए कि किसी प्रकार का वित्तीय धोखेबाजी उनके साथ नहीं होगी, और होने पर उनके लिए तुरंत कार्यवाही की व्यवस्था होगी। तो इस प्रकार से बैंकिंग सेवाओं का असंतुलित विकास भी देश में मौद्रिक नीति की सफलता में मुख्य रूप से बाधा उत्पन्न करता है। नेक्स्ट देखिए, ऋणों की मौसमी आवश्यकता। हमारे देश में चूँकि कृषि एक मुख्य व्यवसाय है, जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, आज भी देश की बहुत बड़ी जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, और कृषि मानसून पर निर्भर है। मानसून जब आता है उस समय पैसे की आवश्यकता होती है लोगों को फसल के लिए। उसके अलावा
जो शेष महीने हैं उनमें आवश्यकता नहीं होती। हालांकि आरबीआई ने ये काफ़ी प्रयत्न किए हैं कि मौद्रिक नीति को ऋणों की मांग के अनुसार समायोजित किया जाए, लेकिन अभी भी उनमें कुछ कमी है, उन प्रयत्नों में कुछ कमी है। तो ऋणों की मौसमी आवश्यकता को पूर्ण नहीं कर पाने के कारण भी मौद्रिक नीति कुछ हद तक संदिग्ध रह जाती है। यहाँ पर ऋणों की मौसमी आवश्यकताओं की व्यवस्था करना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट देखिए, ब्याज दरों में भिन्नता। आज भी जो असंगठित क्षेत्र है और संगठित क्षेत्र है, दोनों की ब्याज दरों में बहुत भिन्नता है। हालांकि संगठित क्षेत्र में आरबीआई ने बहुत प्रयत्न किए हैं कि उन क्षेत्रों की ब्याज दरें समान बनी रहे, किसी प्रकार की भिन्नता नहीं हो। फिर भी केवल संगठित क्षेत्र की बात करूं तो संगठित क्षेत्र में भी ब्याज दरें कुछ भिन्नता देखने को मिलती है, ब्याज दरों में कुछ भिन्नता पाई जाती है। और संगठित और असंगठित की बात करें तो दोनों में ब्याज दरों में जमीन आसमान का डिफरेंस चलता है। तो यहाँ पर ब्याज दरों में भिन्नता होने से हम अपने मौद्रिक नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाते। तो ये आवश्यक है कि ब्याज दरों में भिन्नता को समाप्त किया जाए, उन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति में समन्वय का अभाव। देखिए, जहाँ तक मौद्रिक नीति की हम बात करें तो मौद्रिक नीति आर्थिक विकास के उद्देश्य को प्राप्त करते हुए आरबीआई द्वारा, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा लागू की जाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य रहता है कि देश में तीव्र गति से आर्थिक विकास हो, कीमतों में स्थायित्व बना रहे। जबकि राजकोषीय नीति की हम बात करें तो राजकोषीय नीति केंद्र सरकार और राज्य सरकार के समन्वित सहयोग से लागू की जाती है। तो यहाँ पर जो राजकोषीय नीति है उसका मुख्य उद्देश्य रहता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य रहता है कि वो अपने राजनीतिक हितों को ध्यान में रखते हुए या सामाजिक हितों को ध्यान में रखते हुए इस नीति को लागू करें। तो चूंकि दोनों नीति में परस्पर उनके उद्देश्यों में कंट्रोवर्सी आ जाती है, यहाँ पर एक देश का आर्थिक विकास है, दूसरी तरफ राजनीतिक स्तर है, तो यहाँ पर दोनों में समन्वय का अभाव रहने के कारण भी मौद्रिक नीति की सफलता संदिग्ध हो जाती है। जैसी सिचुएशन में मौद्रिक नीति के जो उद्देश्य हैं वो राजकोषीय नीति के उद्देश्यों के आगे नतमस्तक हो जाते हैं और राजकोषीय नीति के उद्देश्य सफल होते हैं, मौद्रिक नीति यहाँ पर सफल नहीं हो पाती अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में। नेक्स्ट देखिए, देश के आर्थिक विकास के स्तर एवं आर्थिक परिस्थितियाँ। जो देश का आर्थिक विकास है या देश की आर्थिक परिस्थितियाँ हैं, ये भी देश में मौद्रिक नीति की सफलता को प्रभावित करते हैं। जब देश में आर्थिक परिस्थितियाँ स्टेबल हो, स्थायित्व हो, आर्थिक विकास तीव्र गति से होता है तो मौद्रिक नीति बहुत अच्छे से सफल हो जाती है। लेकिन जब देश में आर्थिक विकास का स्तर हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, आर्थिक परिस्थितियाँ हमारे फेवर में नहीं है, तेजी मंदी के दौर लगातार चल रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में देश अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाता, मौद्रिक नीति अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाती। नेक्स्ट पॉइंट है लोगों में बैंकिंग आदतें। अभी हमने बात की थी, जब तक देश में पब्लिक में बैंकिंग हैबिट्स डेवलप नहीं हो जाती तब तक मौद्रिक नीति के अंतर्गत साख का निर्माण नहीं किया जा सकता, साख का विस्तार नहीं किया जा सकता। चूँकि विकासशील देशों में लोग जो पब्लिक है वो यही है, नगद सौदों पर ज़्यादा ध्यान देती है, नगद सौदे उनके माध्यम से ज़्यादा किए जाते हैं। तो जब तक कैश लेन देन, नगद लेन देन ज़्यादा होगा तब तक साख के विस्तार के बारे में सोचना मुश्किल है। तो यहाँ पर लोगों में बैंकिंग आदतें नहीं होने से भी मौद्रिक नीति की सफलता संदिग्ध हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ब्याज दरों में लोचशीलता का अभाव। जो ब्याज दरें हैं आज भी उनमें फ्लक्चुएलिटी नहीं है, वो बहुत लोचशील नहीं है। जब आवश्यकता हो उनमें आसानी से कमी वृद्धि नहीं की जा सकती। तो जब लोचशीलता का अभाव है तो मौद्रिक नीति की सफलता संदिग्ध हो जाती है। इसी के साथ मौद्रिक नीति का हमारा ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। यदि ज्ञान दूत से संबंधित किसी भी प्रकार की आपकी जिज्ञासा है, किसी भी प्रकार की क्वेरी है, आप दिए गए एड्रेस पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार की आपको और जानकारी चाहिए या इसमें कोई भी आपको समस्या आती है, कोई चीज़ आपको किसी भी तरह से समझ में नहीं आती है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। इसी के साथ अपना टॉपिक समाप्त करते हुए थैंक यू वेरी मच।